बाजार बोलता है इसमें एफआईज जो है इसका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कल एफआईज एक बार फिर थोड़े से आज थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए। एफआईज का जो इस समय ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा मिला जुला सा चल रहा है। करीब 1012 करोड़ की कल सेलिंग की उन्होंने और डीआईज ने 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। तो एफआईज का जब तक कंसिस्टेंट फ्लो इंडियन मार्केट में नहीं आएगा तब तक मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं लौट पाएगी। डीआईज भले ही उनको 25,000 करोड़ रुपए महीने के एसआईपी के थ्रू मिल रहे हैं तो उनके पास तो पैसा है, उनको लगाना ही लगाना है, इसलिए यहाँ पर इनफ्लो तो आता ही रहता है इंडियन मार्केट में। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एफआईज का फ्लो। एक बार देख लेते हैं आज एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट किस तरह से क्लोज हुए। तो यूएस मार्केट तो फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ, डाउ करीब 100 पॉइंट नीचे। लेकिन एशियन मार्केट्स में देखें तो अच्छी तेज़ी बनी हुई है, खासतौर से चाइनीज़ मार्केट में और जापानीज़ मार्केट में। इनफैक्ट शंघाई में करीब 0.25% की बढ़त, हैंसेंग करीब 0.25% बढ़ा हुआ है, निकाई 1.5% बढ़ा हुआ है, केओस्पी में करीब 0.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो कह सकते हैं कि एशियन मार्केट का तो साथ मिल रहा है लेकिन इंडियन मार्केट उतना अच्छा नहीं चल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स जो इंडियन मार्केट में अच्छा चल रहे हैं। उसमें स्टार सीमेंट 10% ऊपर है, एमटीएनएल 7.5%, टीटीएमएल करीब 6.5%, गोदावरी पावर करीब 5.5%, आईओएल केमिकल 5%। तो इन काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं जिन काउंटर्स में आज अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। उसमें नेटवर्क 18 करीब 4%, एजीआई करीब 4%, पीएनसी इंफ्रा करीब 3.5%, न्यूलैंड लैब करीब 3.5% और डीसीएल करीब 3.25%। ये सभी काउंटर हैं जहां पर कि थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस या गिरावट हम कह सकते हैं कि मार्केट के वनस्पत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ एक जो इंटरनेशनल मार्केट के ट्रिगर्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर ये है कि जो अमेरिका में नवंबर महंगाई दर है वो 2.7% रही है, जो कि एस्टीमेट भी इतने के ही आसपास का था। उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो फैट की पॉलिसी होने वाली है 17 और 18 दिसंबर को, जिसमें कि घोषणाएं जो होंगी वो 18 दिसंबर को आती हुई दिखाई देंगी, उसमें इंटरेस्ट रेट कट का रास्ता अब साफ हो चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट को फेड के, और उसका क्या इंपैक्ट होगा भारतीय शेयर बाजार में और कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर में होगा सबसे ज्यादा प्रभाव? देखिए, इंटरेस्ट कट अगर आता है तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपको फेड की गवर्नर की जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है उसका इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से कमेंट्री क्या होगी वो भी इम्पोर्टेंट है कि आगे चल के रेट कट्स का साइकिल कैसे रहेगा। और यहाँ पे तो देखिए, आरबीआई गवर्नर साहब अभी बदल चुके हैं, अभी नए गवर्नर आ गए हैं, संजय मल्होत्रा। तो ये इनका क्या रवैया रहेगा। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो जो काम शक्तिकांत दास ने किया है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का चैलेंज अलग है, फूड इन्फ्लेशन काफी एलिवेटेड है। यहाँ पे जब फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा तभी मेरे ख्याल से कटौती की बात होगी। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी जीडीपी का आंकड़ा तो उन्होंने कम कर दिया है शक्तिकांता दास ने इनकी प्रीवियस पॉलिसी में। सीआरआर कट जरूर आया है तो इससे थोड़ी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है शायद मार्केट्स को शायद 2-3 महीने और इंतजार करना पड़े जब तक रेट कट आए। और रेट कट आता है तो डेफिनेटली मार्केट की इन्हें के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि काफी समय से इंडस्ट्री बॉन्ड्स की इंटरेस्ट कट हो, क्योंकि कंजम्पशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। तो नेट नेट आई थिंक ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मामला है। तो इसको मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद ही मेरे ख्याल से एक्शन में आप देख पाओगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर 18 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए दुनिया भर के, और चाइना में भी एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, उसका भी देखना होगा कि क्या कुछ इम्पैक्ट है। लेकिन कल हमने देखा कि कच्चे तेल और गोल्ड सिल्वर कीमतों में तेज़ी आती हुई दिखाई दी और नेस्डैक ने पहली बार 20,000 के स्तर को पार कर लिया है। अविनाश सर, नेस्डैक भी महंगा हो चुका है और कमोडिटीज़ का क्या हाल है? कमोडिटीज़ आपको लगता है महंगी हो गई हैं या अभी है उनमें गुंजाइश और चलने की? देखिए, मेरे ख्याल से हैशटैग की बात आपने कही तो वहां पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ही चल रहा है। अगर कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी भी कमोडिटी साइकिल सॉफ्ट ही है। चाइना की बाइंग कोई बड़ी आई नहीं है। एल्यूमिनियम जैसे मेटल में थोड़ा सा तेजी देखने को मिला है। लेकिन अगर ब्रॉड इंडिकेशंस देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी कमोडिटीज का साइकिल पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए समय लगेगा, जब तक चाइना पूरी तरह से अपनी बाइंग रिज्यूम नहीं करे, क्योंकि चाइना कमोडिटीज का सबसे बड़ा प्लेयर है।
जब भी चाइना की बाइंग शुरू होती है तभी ऑब्वियसली प्राइसेस पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए एक आध क्वार्टर आप वेट करें, उसके बाद होपफुली चाइना का मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प साहब आएंगे जनवरी 20 को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि चाइना को मार्जिनलाइज करे। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली चाइना का इकोनॉमिक का असर जरूर पड़ेगा। बट डेफिनेटली ये वेट एंड वॉच वाला मामला है, तो आई वुड से दैट इट इज बेटर टू वेट। अभी भी कोई कमोडिटी सेक्टर में हमको नहीं लगता है कि निवेशकों को इमीडिएटली पैसा लगाना चाहिए। जी। तो सर कमोडिटी स्टॉक्स में क्या करें, लाइक मेटल काउंटर्स पर कल भी मैं बात कर रहा था, उनमें एक पिछले 3 दिन में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बाकी जो क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनमें क्या करें? सेलन, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, वेदांता, इस तरह की कंपनियां, रिलायंस। कि ऐसी कंपनीज में मुझे लगता है कि क्रूड की कीमतें अगर एक नॉर्मल रेंज में रहती है, अगर मान के चलिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है, या इसराइल इराक का कोई और एग्रेसिव स्टैंड होता नहीं है, तो इन कंपनीज के लिए फिर अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल जो है वो काफी सस्ता हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे एचपी, बीपी, आईओसी, इनको ज्यादा फायदा होगा। अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत रहेगी अगर क्रूड के कीमतें थोड़े से वीक होते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ने क्लियर कहा है कि वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो, और वो अगर क्लियरली 2 या 3 या 4 महीने में खत्म होने का सिग्नल देती है, तो मेरे ख्याल से देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। अपस्ट्रीम कंपनीज को कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, और अभी तो लग ही रहा है कि कोई बड़ा वोलेटाइल अपसाइड ट्रेंड एटलीस्ट क्रूड के प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो ज्यादा फोकस में आनी चाहिए। बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, एक आध महीने की बात है, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लेरिटी मिलेगी कि ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो गए और कितना समय लेगा। जी। इस बीच अदानी शेयर्स में अचानक से एकदम बाइंग देखने के लिए मिली है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन डेज हाई पर है, अदानी ग्रीन डेज हाई पर है, 6% ऊपर आ चुका है अदानी ग्रीन। अदानी विल्मर में करीब 2% का उछाल, अदानी टोटल गैस में भी 2% की तेजी, अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी 2% ऊपर है। अदानी शेयर्स में सर, अविनाश सर, क्या करना चाहिए? देखिए अडानी ग्रुप की कंपनीज में जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि देखिए ये बहुत वोलेटाइल ग्रुप है। कभी अच्छी खबर आती है, कभी बहुत खराब खबर आती है, और शेयर के प्राइसेस में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली। अभी बीच में कोई न्यूज रिपोर्ट आया था कि इन्होंने कोई फ्रॉड किया था यूएस में, तो उस कारण स्टॉक्स में काफी गिरावट आ गई। उसके बाद क्लेरिफिकेशन आ गया, वापस स्टॉक्स सारे चलने लग गए। तो इस स्पेस में हमको अडानी पोर्ट्स काफी पसंद है, क्योंकि देखिए ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर एक प्योर प्ले है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, इंडिया की इकोनॉमी अगर बढ़ती है, तो अडानी पोर्ट्स एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि जी। पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं। तो अडानी पोर्ट्स में मुझे लगता है कोई गिरावट अगर आपको मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बट अगेन नजरिया 1.5-2 साल रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ पे भी काफी वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को देखने को। बिल्कुल। साथ ही सर, आप रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे। यूक्रेन ने फिर रूस से पंगा ले लिया है और उन्होंने फिर कुछ अमेरिकी मिसाइल वहाँ पर छोड़ दी। 6 मिसाइल रशिया ने डिफ्यूज़ भी कर दी थी, लेकिन रशिया ने बोल दिया कि बदला तो हम लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। सर, ये युद्ध ख़त्म होने से पहले आखिरी ये पटाखे हैं जो कि छूट रहे हैं दोनों साइड से, या ये माने कि ये दिसंबर महीना भी मुश्किल ही निकलने वाला है जब तक बाइडेन प्रशासन है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से युद्ध को एग्रेसिव मोड में लाना चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प साहब 20 जनवरी अगले साल से ऑफिस संभालेंगे। आई थिंक उसके बाद ही विवेक थोड़ा बहुत आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल देखिए मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल है कि वो लास्ट स्टेज ऑफ द वॉर है या वेदर वो वॉर खत्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि फाइनली ट्रम्प साहब जो आ गए हैं वो बहुत एग्रेसिवली प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके इनॉग्रल स्पीच में भी कहा था कि वो रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। ये जो रिपोर्ट्स आती है ये मेरे ख्याल से थोड़े से नेगेटिव तो जरूर है, लेकिन इससे मार्केट का कोई सेंटिमेंट या कोई मार्केट का कोई बाइंग या सेलिंग कुछ बदलने वाला नहीं है। देखिए अभी यूक्रेन वॉर वॉर के बारे में कोई ज्यादा पूछता भी नहीं है।
जब शुरू जी हुआ था तभी वही एक फोकस एरिया था। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली एक आध महीने में हमको शायद थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी खबर मिले, बट उसके लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। जी। तो सर इंडियन डिफेंस शेयरों में क्या करें अभी? देखिए डिफेंस के शेयर में मुझे लगता है कि ये सारे जो स्टॉक्स है विवेक, ये अभी कंपाउंडर बनेंगे। कंपाउंडर का मतलब साल का 15-20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी ऐसा कोई डिफेंस स्टॉक बचा नहीं है जहां पे स्टोरी किसी को पता नहीं। अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, भारत डायनेमिक्स की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके बाद गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक इनके पास है। बट अगर कोई निवेशक ये सोच के काम कर रहा है कि मुझे इसमें मल्टी बैगर या बहुत बड़ी तेजी मिलेगी, तो वो शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफी हद तक ये जो अच्छी खबर है वो प्राइस में डिस्काउंट कर दी। और वैसे तो नए ऑर्डर्स आते रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एनकरेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए जिनको भी पोर्टफोलियो बनाना है, 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। यहाँ पे कोई इमीडिएट रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए, बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सर एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए और करेंसी मार्केट के लिए, अगर हम देखें तो चीन की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। चीन की जो करेंसी है युआन, ये करीब 7.29 के स्तर पर पहुंच चुकी है डॉलर के मुकाबले। 2025 में भी इस तरह के एस्टिमेट्स हैं कि करेंसी कमज़ोर ही रहेगी। वो इसलिए भी क्योंकि चीन का सेंट्रल बैंक खुद चाहता है कि उनकी करेंसी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अगर उनकी करेंसी कमज़ोर होगी तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ एडिशनल टैरिफ भी लगाते हैं तो उनकी कंपनियां उतनी सक्षम रहेंगी कि उस टैरिफ से लड़ सकें। तो इसीलिए करेंसी को जानबूझकर कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन इस के चलते इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज पर सर कैसे इंपैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही थी, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि जो 2025 का फर्स्ट हाफ होगा उसमें सारी ही इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज होंगी वो 5% तक टूट जाएंगी। और साथ ही अगर देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर जो इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, लाइक टेक्सटाइल कंपनीज और आईटी कंपनीज में हम बाइंग भी देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी रुपया वीक हो चुका है। अगर आप यूएस डॉलर और रुपया देखोगे तो रुपया काफी वीक हो चुका है, तो इसका फायदा जरूर एक्सपोर्ट कंपनीज को मिलेगा। हालांकि देखिए बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, सेक्टर हो, पूरा करेंसी का बेनिफिट तो कंपनीज को मिलता नहीं है। उनको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट पास थ्रू करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं आईटी है, फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, केमिकल्स है, ये सारी कंपनीज है जो बेसिकली अगर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है। टेक्सटाइल भी एक अच्छा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट के लिए काफी वेल पोजिशनड है। बट कहीं ना कहीं जो कंपनीज इंपोर्ट भी ज्यादा करती है अपना रॉ मटेरियल, उनके लिए ये कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मोरलेस एक न्यूट्रल काइंड ऑफ बेनिफिट रहेगा, क्योंकि खर्चा भी ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी अच्छी रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सब रिफ्लेक्ट करने के लिए शायद आपको जनवरी टू मार्च का क्वार्टर शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो रुपया का बेनिफिट है वो पूरी तरह से नंबर्स में दिसंबर के क्वार्टर में आएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर शायद इन कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे जरूर फोकस करिए, जहां पे अच्छे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और जहां पे इंपोर्ट कंटेंट बहुत मिनिमल है। जी। तो सर टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ा हुआ एक हमारे दर्शक का सवाल भी है मणिक नाथ जी का। RSWM में सर 240 रुपए के भाव पे फंसे हुए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सर क्या करना चाहिए इनको? कि ये वैसे भी डोमेस्टिक प्ले ही है, इसका ज्यादातर कोई एक्सपोर्ट होता नहीं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए उन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, तो नजरिया कम से कम 12-15 महीना रखिए, क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में वापस एक टर्न अराउंड दिख रहा है। हमारे हिसाब से अगर ये 12-15 महीना ये स्टॉक में निवेशित रहते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा। जी। और खबरें सर अगर हम देखें तो चीन में जो क्लोज डोर मीटिंग चल रही है इकोनॉमी को लेकर, उसमें ये माना जा रहा है कि राहत पैकेज की थोड़ी उम्मीदें घट गई हैं। बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं आएंगे क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने की घोषणा कर दी है। तो उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट में जो मेटल कंपनीज थी या जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के प्राइजेस थे या चाइनीज़ मार्केट में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। तो ये उम्मीदें फिलहाल इस मीटिंग से घट गई हैं सर। तो क्या ये मेटल कंपनीज में प्रॉफिट बुक करने का संकेत है या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग को ही देखते हुए अभी भी इनमें बने रहें? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए मेटल कंपनीज में मोमेंटम प्ले है। अभी भी कोई फंडामेंटल चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मेटल के प्राइसेस है
वो बढ़ना बाकी है। और जब तक चाइना बड़ी मात्रा में बाइंग शुरू नहीं करता, तब तक कोई बड़ा उछाल मेटल कंपनीज के शेयर में आना एक तकलीफ वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले। मेरे ख्याल से देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जो मोमेंटम और न्यूज फ्लो पे चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया तो गिरावट भी तेजी से होगी, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले। दैट वुड बी अ बेटर काइंड ऑफ अप्रोच। सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर, वेदांता पर 16 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है, डिविडेंड पर विचार करेंगे। इस साल अभी तक 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। कितना डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शेयर पर कितना मूवमेंट होगा? ये अभी तो मेरे ख्याल से ये कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस करेगी, उसके बाद तो मेरे ख्याल से 5 या 6 कंपनीज में ये सारी कंपनीज बंटने वाली है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से निवेशकों को देखना है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है। क्योंकि अभी तो जी। एक एंटिटी है, उसके बाद तो 5-6 एंटिटीज रहेंगी। तो मुझे लगता है कि वो डिविडेंड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा 5-6 कंपनी का, उसके बाद सोचना पड़ेगा कि हर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी। तो आई थिंक मार्केट शायद ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक तो काफी चल चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए, डिविडेंड प्ले पे ही वेदांता में इंटरेस्ट आता है, और अभी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डिविडेंड यील्ड को भी देखता है, जो मेरे ख्याल से वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है। सर हिंदुस्तान जिंक से भी कुछ उम्मीदें कर सकते हैं क्या मार्केट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मर्जर जो डीमर्जर हो गया है, उसमें वेदांता जो होल्डिंग कंपनी है, उसमें हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। वो वेदांता के ही पास रहेगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक के लिए तो आई मीन, वो तो कैश जनरेटिंग बिजनेस है, काफी फ्री कैश कंपनी के पास में है। और ऑब्वियसली फिलहाल तो अभी जिंक के प्राइसेस तो थोड़े से सॉफ्ट चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई अप ट्रेंड आएगा तो हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली शुड बेनिफिट। जी। दूसरी खबर सर, समन कैपिटल पर जो कि पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, 2500 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि 3 जनवरी को ईजीएम में शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेने के लिए काम करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? समन कैपिटल काफ़ी रेंज बाउंड शेयर है, ये चलता नहीं है, 160-70 की रेंज पर आकर थक जाता है। क्या करना है सर इस काउंटर पर? देखिए, मेरे ख्याल से इस कंपनी में जब तक डेटा बराबर प्रॉपरली आता नहीं है, जैसे कि नंबर्स पॉजिटिवली प्ले आउट नहीं होते, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉल लेना जरा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट्स एक टाइम पे बहुत पॉजिटिवली इस कंपनी को देखते थे। अभी तो मेरी अगर याददाश्त ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक रॉक ने भी बड़ा पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा उछाल इस स्टॉक में हमने देखा नहीं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि देखिए, ये कंपनी का एक हाथ 2 क्वार्टर का नंबर अगर मजबूत आता है, अगर कमेंट्री अच्छी आती है, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बन सकता है। बट मेरे ख्याल से उसके लिए इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। ठीक है। यस बैंक सर, इस काउंटर पर क्या करना है? मनीष जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। सितंबर 2023 में मनीष जैन बैंक के साथ जुड़े थे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक में वो 23 साल तक काम कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री के वेटरन हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कि यस बैंक में इस तरह के जिम्मेदार लोग जब जुड़ेंगे तो कुछ कंपनी में टर्न अराउंड कर पाएंगे और शेयर पर भी उसका असर होगा? देखिए, अच्छी बात है, बट अगेन यस बैंक का जो बिजनेस है, मुझे लगता है अभी काफी स्टेबल और सेटल हो चुका है। अभी तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी हो चुकी है। तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो मेरे ख्याल से देखिए, रिस्क बहुत कम है। और अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे निवेशक को पता है कि बैंक का बिजनेस तो चलता रहेगा, कम से कम 1.5-2 साल में अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वेटिंग पॉसिबल है। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। बट लॉन्गर टर्म में जरूर मुझे लगता है कि इस वैल्यू से काफी अच्छी वैल्यू बन सकती जी। ब्रिटानिया सर, एफएमसीजी कंपनीज के वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहे लेकिन प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। ब्रिटानिया ने 3 से 5% तक दाम बढ़ा दिए अपने प्रोडक्ट्स के। उनका कहना है कि जो आटा है, कोकोआ है, पाम ऑयल है, उन सभी की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई, तो हमें प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। दिसंबर से ये प्राइस हाइक शुरू कर रहे हैं और इनको अगले क्वार्टर्स तक ये हाइक को रोल ओवर करते हुए लेकर जाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं ब्रिटानिया और दूसरी एफएमसीजी कंपनीज को? है। देखिए, एफएमसीजी कंपनीज का प्रॉब्लम आपने सही कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। और बेसिकली तीसरी तिमाही में हो सकता है कि आपको शायद सारी एफएमसीजी कंपनीज में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। क्योंकि हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर का जो आउटलुक आया था, उन्होंने काफी खराब आउटलुक शेयर किया था।
मुझे लगता है कि देखिए तीसरी तिमाही अगर नंबर खराब आते हैं तो मार्केट में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग जरूर आ सकती है। इसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में इंतजार करना पड़े कि वॉल्यूम कैसा बढ़ता है, बट नियर टर्म में तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से दूर रहे क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। एफएमसीजी कंपनीज अभी भी काफी फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही है, तो ब्रिटानिया के भी अगर बात करें मेरे ख्याल से होल्ड करे, बट इसमें कोई जल्दबाजी ना करे, अभी खरीद ले। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं महाकाल भक्त के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि सर डिफेंस और रेलवे शेयरों में तो थोड़ा लॉस हो गया है, अब क्या करें? डिफेंस और रेलवे शेयर्स पर सर प्री बजट रैली कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से रेलवे हो या डिफेंस हो, देखिए प्री बजट रैली इस बार कितनी आएगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो मैं आपको कहूं कि देखिए जो लेवल पे अभी रेलवे या डिफेंस के शेयर्स है वो लेवल से कोई बड़ी उछाल या छलांग आने की उम्मीद मत करिए। ये देखिए 10-10, 20-20, 50 गुना बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जब भी कोई ऐसे शेयर खरीदता है तो लंबी अवधि रखिए, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत छोटे अवधि के लिए आते हैं और रॉन्ग लेवल पे एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये गलत है। तो लंबा अगर निवेश करना है तो ही आप ऐसे सेक्टर में और स्टॉक्स में पैसा लगाएं। अविनाश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? देखिए मेरे पास एक रियल एस्टेट का शेयर है, एक प्राइवेट बैंक है। रियल एस्टेट की बात करें तो आपके चैनल पे हमने अनंत राज पहले कहा था, अभी भी हमको अच्छा लगा है। आज प्राइस करीबन 748 है। देखिए ये कंपनी का अगर हम अगले 1.5-2 साल की बात करें तो इनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो तो चलता रहेगा। करीबन 100 एकड़ जमीन के ऊपर की लैंड बैंक इनकी गुड़गांव एरिया में है, जो बहुत अच्छा चल रहा है। बट उन्होंने जो पिछले 2 साल में डेटा सेंटर का जो बिजनेस शुरू किया है उसमें आप मान के चलिए कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। इनफैक्ट 25 मार्च तक वो कह रहे हैं कि 28 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल होगी। अभी क्लाउड सर्विसेज भी वो ऑफर कर रहे हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा क्यूआईपी भी अनाउंस किया है क्योंकि वो अपना डेटा सेंटर को फाइनेंस करना चाहते हैं। पिछले साल 1480 करोड़ पे 270 करोड़ का प्रॉफिट किया। इस साल हमको लगता है कम से कम 360-370 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो करीबन मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो मुझे लगता है 900 या इवन 1000 रुपये भी पॉसिबल है। बहुत अच्छी कंपनी है, और कल तो अच्छे भाव पे मिल रहा था, कल रियल एस्टेट स्टॉक्स में बिकवाली थी, बट आज भी अगर 740-45 में कोई खरीदता है तो मुझे लगता है अच्छी खासी कमाई होगी। और दूसरा शेयर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए ये बैंक प्राइवेट सेक्टर में फ्रंटलाइन बैंक है। अपार्ट फ्रॉम कोर बैंकिंग इनके पास सारी जो उनकी सब्सिडरीज है, जो इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि देखिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, इस बैंक को डेफिनेटली फायदा होगा। प्लस मुझे लगता है कि कोर बैंकिंग में हालांकि एक बार अभी इंटरेस्ट कट हुए नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कट अगर आता है तो इनको भी फायदा होगा। तो करीबन 1500 का टारगेट लेके यहाँ पे भी 12 से 15 महीने के लिए निवेशित रहे। बिल्कुल, तो अविनाश सर की दो कॉल आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 1500 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। काफ़ी दर्शक हमारे सवाल भी पूछते हैं कि बैंकिंग में सबसे अच्छा काउंटर कौन सा है, तो आपको वन ऑफ द बेस्ट बैंक मिल रहा है जिसमें कि फंडामेंटल टारगेट है 1500 के। दूसरा अविनाश सर की तरफ से जो कॉल आया है वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज़ पर, जहाँ पर कि डेटा सेंटर और जो रियल इस्टेट दोनों ही प्ले हैं। तो 745 रुपये पर ये काउंटर चल रहा है, 900 रुपये के टारगेट्स इस काउंटर पर रखने हैं। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज़ की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं आस्था जैन जी। आस्था मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आस्था मैम, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या रेंज लग रही है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी की? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अभी मार्केट की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, सबसे पहले मैं निफ्टी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो चार्ट्स पे पोजीशन बनी हुई है, निफ्टी लगातार एक हम कह सकते हैं कि दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और दायरा काफी अभी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि अगर विवेक जी आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एक ही रेंज में घूम रहा है। और वो रेंज क्या है? 300 डाउन साइड में और अप साइड में 24,850। तो बस इसी रेंज में एक ऊपर नीचे करता हुआ निफ्टी हमें नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी ये दायरा जो है ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी वीकनेस हमें आज के दिन में देखने को मिल सकती है निफ्टी में, और जो डाउन साइड में अब निफ्टी के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को नेक्स्ट लेवल जो मिलेंगे निफ्टी के, क्योंकि आज देखें तो
निफ्टी में जो थोड़ी वीकनेस आई है तो ये फर्दर एक्सटेंड होकर निफ्टी को ले जा सकती है 24,570 तक, 565 तक आप माने मोटा मोटी। तो मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी की वीकनेस है ये थोड़ी टाइम के लिए और गहरा सकती है और 24,565 तक निफ्टी हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अभी बाइंग ना करें, निफ्टी में एक रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ नजर आएगा मोस्टली फॉर इंट्राडे। थोड़ी सी नीचे में डाउनसाइड और हमें यहाँ से 30-35 पॉइंट की निफ्टी दिखाती हुई नजर आ सकती है।